ये सब लोग मानते हैं कि 2019 में जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था उसमें जितनी स्पष्टता थी उतनी स्पष्टता इस 2020 के ड्राफ्ट में जो सर्कुलेट किया गया है, जिसको मंत्रिपरिषद ने मान्यता दी है, उसमें उतनी स्पष्टता नहीं है। क्यों नहीं है यह अलग की बात है, मगर लागू करने के संबंध में या इस शिक्षा नीति की तरफ देखने के संबंध में हम 2019-20 दोनों ड्राफ्ट की चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि हर एक शिक्षा नीति एक विशिष्ट विचार पर आधारित होती है। इसके पहले की जो शिक्षा नीतियाँ थी स्वाभाविकतया संविधान में जो भी प्रीएम्बल में जो भी मूल्य रखे गए हैं उन मूल्य पर आधारित थी। इस ड्राफ्ट में भी संविधान का उल्लेख है, कुछ मूल्यों का उल्लेख है, परंतु जैसे जैसे हम गहन अध्ययन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इन मूल्यों की जगह नए मूल्यों की प्रस्तावना का विचार किया जाता है। हमने बात शुरू की थी ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ज्योतिबा फुले जी के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने 19 अक्टूबर 1882 को हंटर कमीशन के समक्ष अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की थी, एजुकेशन के बारे में अपना निवेदन प्रस्तुत किया था। उसमें उन्होंने 3 बात कही। पहली बात तो ये कही कि जो भी टैक्स देता है शिक्षा उसका अधिकार है और उसको शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि शिक्षा समान होनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने 1882 में कही थी, हमारा देश जो है, जिसको कोई भी नाम दीजिए, भारत कहिए, इंडिया कहिए, हिंदुस्तान कहिए, हमारा जो भी देश है वो बहुधर्मी देश है, धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है। ऐसे देश में यदि शिक्षा देनी है तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए। आने वाला विद्यार्थी इस देश का नागरिक है, होने वाला नागरिक है और उसको धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देनी चाहिए और ऐसी शिक्षा सिर्फ सरकार दे सकती है, इसलिए शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये बात आज भी उतनी ही लागू होती है। महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद में मैं नाम लेना चाहूँगा छत्रपति शाहू महाराज का। उन्होंने समान यही बात कही थी कि मेरा राज गरीब से गरीब आदमी से टैक्स प्राप्त करता है, उस आय पर चलता है और मैं ये मानता हूँ कि जो मुझे टैक्स देता है शिक्षा उसका हक है और मैंने वह शिक्षा उसको देनी चाहिए। ये शिक्षा समान भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 1919 में जो इसके पहले अछूतों के लिए जो अलग से स्कूल्स थे उनको बंद करवा दिया और सारे जाति धर्म के लोग एक स्कूल में पढ़ेंगे, इस प्रकार का आदेश जारी किया। बाबा साहब के बारे में तो सवाल ही नहीं है। संविधान का प्रीएम्बल पढ़िए तो शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा और प्रीएम्बल के आधार पर ही शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना चाहिए। और इसीलिए हम जैसे लोग जो एक विशिष्ट विचारधारा को मानते हैं और वो विचारधारा संविधान की विचारधारा है, फुले की नहीं, शाहू महाराज की नहीं, बाबा साहब की नहीं, इन सब की विचारधाराओं का निचोड़ संविधान में है, ऐसा हम मानते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि हम संविधान की विचारधारा को मानते हैं। संविधान का प्रीएम्बल जो है वो प्रीएम्बल हमारा मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है और उसके परिप्रेक्ष्य में किसी भी शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना है, किसी भी शिक्षा नीति को समझना है तो उसके पीछे हम किन प्रिंसिपल्स के आधार पर, किन तत्वों के आधार पर उस शिक्षा नीति को समझना चाहते हैं, ये पहले निश्चित होना चाहिए, पहले निर्धारित होने चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि यदि हमारा भारत का संविधान शिक्षा के हक को मौलिक हक मानता है, फंडामेंटल राइट मानता है, तो स्वाभाविकतया यह फंडामेंटल राइट को रियलाइज़ करने के लिए दूसरा उसमें जो कहा गया वो है कि इट इज़ ए स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट्स
सरकार शब्द नहीं है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ यह है कि भारत जैसे देश में, जिस देश का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और दर्जा और अवसर की समानता की बात करता है, सोशल इक्वलिटी ऑफ सोशल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है, उस व्यवस्था में, भारत जैसी व्यवस्था में, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, भारत जैसे देश में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने ही शिक्षा का दायित्व स्वीकार करना चाहिए। इस 21वीं सदी में ये संभव है क्या, असंभव है क्या, ये बात मैं नहीं जानता। यदि सरकार की इच्छा हो, दिस इज गवर्नमेंट्स विल, स्टेट्स विल, स्टेट की विल हो तो हर बात संभव है। स्टेट की विल है तो 370 निकाल दिया गया, स्टेट की विल है तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्टेट की विल हो तो शिक्षा का हक या दायित्व भी स्टेट मानता है। तो पहला तो क्राइटेरिया यह है कि क्या यह शिक्षा नीति शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट मानती है और उसी की कॉरोलरी में क्या यह राज्य का दायित्व है, ऐसे मानती है। दूसरा, क्या यह शिक्षा नीति, क्योंकि शिक्षा नीति में प्राइवेट स्कूल्स हैं, शिक्षा नीति में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा है कि एजुकेशन इज़ फॉर प्राइवेट गुड एंड दोज हू वांट दे मस्ट पे। डू वी बिलीव इन दिस? नो, नॉट एट ऑल। बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी इसमें विश्वास नहीं किया, छत्रपति शाहू महाराज ने कभी इसमें विश्वास नहीं किया, ज्योतिबा फुले जी ने कभी इसमें विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो मानते थे कि एजुकेशन इज़ फॉर पब्लिक गुड, नॉट फॉर प्राइवेट गुड। और इफ़ एजुकेशन इज़ फॉर पब्लिक गुड, तो पब्लिक गुड में प्राइवेट गुड इंक्लूसिव है, ये भी उनकी मान्यता थी। और जब एजुकेशन फॉर पब्लिक गुड है बेसिकली, तो इसका अर्थ सोसाइटी ने, समाज ने शिक्षा का दायित्व स्वीकार करना चाहिए, और शिक्षा का दायित्व स्वीकार करना चाहिए मतलब अल्टीमेटली शासन ने, राज्य ने शिक्षा का दायित्व करना चाहिए। क्या यह शिक्षा नीति इस सिद्धांत को मानती है? तीसरी बात है, अभी हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं, सामाजिक असमानता की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं। इसका मतलब यह है इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी नहीं है। संविधान देते समय बाबा साहब ने लोग डेमोक्रेसी की व्याख्या की थी। डेमोक्रेसी की व्याख्या यह की थी कि मैं जब डेमोक्रेसी भारत को दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ अब्राहम लिंकन की व्याख्या के अनुसार डेमोक्रेसी नहीं दे रहा हूँ, मेरी अपनी डेमोक्रेसी की व्याख्या है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी यह ऐसी राज्य प्रणाली है जिसके चलते समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बिना रक्त का एक बूंद भी गंवाए की जा सकती है। रक्तविहीन क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में रक्तविहीन क्रांति करने का माध्यम डेमोक्रेसी है। इसका मतलब बाबा साहब डेमोक्रेसी देते समय ये कहते हैं कि संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं उन मूल्यों के आधार पर इस भारत की पुनर्रचना होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें ये भी कहा गया है कि प्रीएम्बल यह विजन डॉक्यूमेंट है, भारत कैसे हो इसका डॉक्यूमेंट है। 70 साल में 1950 से लेकर 2020 तक हम उस विजन तक तो नहीं पहुंच पाए। आर्थिक असमानता बढ़ गई है, जाति व्यवस्था और मजबूत हो रही है, धर्मवाद बड़ा प्रखर हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता आए दिन खंडन किया जा रहा है। ये व्यवस्था हमें नीचे, क्या यह शिक्षा नीति उस विजन को अचीव करने में सहायक सिद्ध होगी? और एक बात और हमने कहा था, एक बार वो है कि क्या इस शिक्षा नीति के चलते सबको समान अवसर प्राप्त होंगे? ये बात मैंने पहले भी कही है। तो ये 3 मुख्य आधार जो हैं, इन आधारों पर क्या यह परिवर्तन का माध्यम बन सकती हैं, क्या यह विजन अचीवमेंट का माध्यम बन सकती हैं, क्या यह इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल अवसर देने का माध्यम बन सकती हैं? यदि नहीं तो फिर यह शिक्षा नीति हमारे किसी काम की नहीं है। जब नई शिक्षा नीति आती है तो पुरानी आउटडेटेड हुई ऐसा माना जाता है। पुरानी
शिक्षा के क्षेत्र की समस्या सुलझाने के लिए पुरानी शिक्षा नीति कारगर नहीं साबित हुई, ऐसा माना जाता है। पुरानी शिक्षा नीति ने कौन सी समस्याएं खड़ी की थी, इसका विचार करने की आवश्यकता है। पुरानी शिक्षा नीति के चलते जैसा जैसा समय बीतता गया, वैसे वैसे शिक्षा का निजीकरण होने लगा। 1991-92 के पश्चात शिक्षा का निजीकरण बढ़ गया, व्यापारीकरण बढ़ गया, फ्री मार्केट कम चलते कमर्शियलाइज हो गई शिक्षा, और प्राइवेट एजुकेशन की संस्थाएं दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही हैं। और जिसको अच्छी शिक्षा कहा जाता है, इसको गुड एजुकेशन कहा जाता है, वह शिक्षा आम आदमी के पहुंच के बाहर पहुंच गई है। क्या है शिक्षा नीति उसका समाधान करती हैं? अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में हम देखते हैं रोहित वेमुला हम भूले नहीं हैं। रोहित वेमुला एक अकेली केस नहीं है। रोहित वेमुला जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनको कहा जाता है, ऐसे अनेक विद्यार्थियों ने ब्रिलियंट एक्सलेंट इंस्टीट्यूशंस में आत्महत्या की हैं। उसी वक्त इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपते हैं कि यह भेदभाव सिर्फ ऊपरी स्तर पर नहीं है, यह भेदभाव आंगनवाड़ी में भी किया जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था यह आंगनवाड़ी से लेकर तो IIM ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तक भेदभाव से ग्रसित व्यवस्था है। क्या इस नीति के चलते इस भेदभाव को समाप्त करने की प्रक्रिया इक्वल एजुकेशन कहा जाता है, इंक्लूसिव कहा जाता है, परंतु एम्फेटिकली कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि वी आर अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, दिस सिस्टम। आंगनवाड़ी सबसे बड़ी बात है धर्मनिरपेक्षता। इस पॉलिसी में डेमोक्रेसी है, शायद रिपब्लिक शब्द भी प्रयोग किया गया है, अच्छे अच्छे मूल्य, मगर धर्मनिरपेक्षता यह शब्द कहीं पर भी नहीं आया है। क्या इस पॉलिसी का विरोध है धर्मनिरपेक्षता को? क्यों नहीं इस पॉलिसी का धर्मनिरपेक्ष? जब यह सारी दुनिया मानती है कि भारत जैसे प्योर सोसाइटी में जब तक धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तब तक सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता नहीं प्रस्तावित होती, राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण की बात करती है यह पॉलिसी। धर्मनिरपेक्षता के बगैर यह संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इन आधारों पर मूल्यांकन करने के पश्चात हम थोड़ा सा स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हायर एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे। स्कूल, जैसे मैंने कहा है कि जहाँ पर दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, एक सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं और दूसरी निजी शिक्षा संस्थाएं, प्राइवेटाइज इंस्टीट्यूशन। सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं के लिए पॉलिसी बनी हुई है। मैंने स्पष्ट कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का उल्लेख दो ही जगह पर किया गया है। इसका अर्थ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन समाप्त होगी ऐसा नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन समाप्त किया जाएगा ऐसा भी नहीं है। ये पॉलिसी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि हम तो पॉलिसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करेंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देकर हम एम्पावर करेंगे। इसको नकारा नहीं गया है पॉलिसी में कहीं पर भी, दो जगह उल्लेख है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी ही, उस बात के विस्तार में मैं अभी फिर से नहीं जाऊंगा। मगर जहाँ पैरेलल स्ट्रीम्स है वहाँ इक्वल क्वालिटी एजुकेशन की संभावनाएं समाप्त होती हैं। इसका मतलब यह है कि एक स्ट्रीम सार्वजनिक संस्थाओं का होगा, सरकारी संस्थाओं का, दूसरी स्ट्रीम प्राइवेट एजुकेशन का होगा। सार्वजनिक संस्थाएं जो स्कूल एजुकेशन को आंगनवाड़ी का बेस बनाया गया है, आंगनवाड़ी का बेस। जाइए, पढ़े लिखे लोगों को आह्वान करता हूँ, अच्छे लोगों को आह्वान करता हूँ, पड़ोस के आंगनवाड़ी में जाइए। स्लम में आंगनवाड़ियाँ कहाँ हैं? स्लम में है। आंगनवाड़ियाँ कहाँ हैं? गांव में। जाइए पड़ोस के आंगनवाड़ी में और देखिए क्या सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। 3 से 5 साल तक के बच्चे वहाँ बैठते हैं, क्या सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है। और शिक्षिका जो पढ़ाती हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर कहलाते हैं, शिक्षिका नहीं कहलाती, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, उसको कितनी सैलरी दी जाती है, सैलरी नहीं दी जाती, उसको ऑनरेरियम दिया जाता है, वो फुल्ली पेड वर्कर नहीं है। हर साल आए साल वो आंदोलन करती हैं। और ये नई शिक्षा नीति
सारा ही सार्वजनिक क्षेत्र की आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं तक का बेस आंगनवाड़ी को बनाया गया है और कहा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। और ये बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। 3 से 6 वर्ष की आयु जो होती है, 3 साल आंगनवाड़ी के, वो व्यक्ति की बौद्धिक मानसिक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे जहाँ डेवलपमेंट होनी है वहाँ की अवस्था क्या है? बच्चा काहे के लिए जाता है? ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे आपको कि बच्चा आहार के लिए तो आंगनवाड़ी में जाता है, पढ़ाई के लिए बाजू के कॉन्वेंट में जाता है। उसके माँ बाप को विश्वास नहीं है कि आंगनवाड़ी मेरे बच्चों को पढ़ा सकती है। ऐसे आंगनवाड़ी को कितना सुधार हो गया आप? ऐसे आंगनवाड़ी को कितना सुधार हो गया आप? शुरू से लेकर तो आज तक बजट कम रहा है और कम में से भी उससे अधिक या हायर एजुकेशन को दिया गया है। आंगनवाड़ी के लिए बजट नहीं है आपके पास, कहाँ से इतना पैसा लाओगे जबकि आप आंगनवाड़ी को बेस बनाते हो और ये लिख जाते हो आप पॉलिसी में कि आंगनवाड़ी को सुधार करेंगे। और फिर एक जगह उल्लेख है कि भाई मिनिमम रिसोर्सेज के आधार पर अच्छा परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है, ये हम देखेंगे। क्या आंगनवाड़ी को आप इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि कम से कम उसको सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह आप देना चाहेंगे? जब आंगनवाड़ी इतनी महत्व की तो, और सिंपल है, आंगनवाड़ी सार्वजनिक शाला में आप प्राइमरी से लेकर, आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं तक आपने ये भी कहा है कि संभव हो तो 5वीं क्लास तक मदर टंग या घर में बोली जाने वाली भाषा में शिक्षा। यदि अनिवार्य नहीं किया आपने, उसके बाद में कहते हैं कि 8वीं तक दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद कहते हैं 12वीं तक दिया जाए तो और भी अच्छी बात है। उसमें आप इनपुट्स देते हैं कि 6वीं क्लास से लेकर तो 12वीं क्लास तक उसको व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जाएगा, व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 तक कर लोगों को व्यवसाय प्रशिक्षण देकर आप कहाँ से बाहर रखना चाहते हैं? हायर एजुकेशन से बाहर रखना चाहते हैं। आंगनवाड़ी बेस है, मातृभाषा माध्यम है, वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी है। क्या भविष्य है 12वीं तक पढ़ने वाले सरकारी संस्थाओं में आंगनवाड़ी के? क्या भविष्य है? मेरी दृष्टि से भले ही कुछ लोग बड़ा अच्छा कहते हों कि अभी आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं क्लास तक, 3 से लेकर तो 18वीं क्लास तक आरटी, ये पोषाहार के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाने वाला है। ज़रूरी है, पेट भरा हुआ हो तो शिक्षा अच्छी होती है, परंतु बाकी का क्या? सिर्फ आंगनवाड़ी पेट भरने के लिए है, नाश्ता देने के लिए है, भोजन देने के लिए, दोपहर मध्याह्न भोजन देने के लिए नहीं। प्री प्राइमरी के लिए पूर्व तैयारी की क्या व्यवस्था है? तो हम ये मानते हैं कि जिसका बेस आंगनवाड़ी है वो बच्चा 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और फिर हायर एजुकेशन के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम रखने वाले हो और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आंगनवाड़ी से 12वीं तक पढ़ा हुआ बच्चा जाएगा और इधर से कॉन्वेंट से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा, जिसके लिए व्यवसाय प्रशिक्षण आपने ऑप्शनल रखा है, कंपल्सरी नहीं रखा है। ये चीज़ें आवश्यक नहीं होगा। मैंने जैसे कहा है कि ऑप्शन, ये शब्द सरकारी संस्थाओं के लिए कंपल्सरी बन जाता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए ऑप्शनल बन जाता है। शब्द के अर्थ बदलते हैं, आप किस वर्ग की और किस प्रकार के संस्थाओं की बात करते हैं। तो आंगनवाड़ी से चलकर जाने वाला विद्यार्थी संभव है उच्च शिक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, परंतु निश्चित तौर पर वो अर्धशिक्षित, अर्धकुशल कारागिर जरूर बनेगा, लेबरर जरूर बनेगा। अर्धशिक्षित अर्धकुशल लेबरर जरूर बनेगा। यह होगा आंगनवाड़ी से जाने वाले विद्यार्थी का भविष्य। दूसरी तरफ कॉन्वेंट से चलने वाला लड़का, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन को जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के जाएंगे। जहाँ शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है वहाँ आप वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा ला रहे हो, उसके साथ साथ एंशंट इंडियन कल्चर ला रहे हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ ला रहे हो, प्लेसमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्लेसमेंट है। कितना पढ़ेगा वो बच्चा? क्या ये हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन है?
या लेबर बनाने की प्रिपरेशन है। और लेबर भी कैसा, जो हिंदुत्ववादी फिलॉसफी में आस्था रखेगा, जो व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहेगा, ऐसा आदमी आप। और फिर क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। एंशिएंट इंडियन कल्चर पढ़ाने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, वहाँ तो आज्ञाधारी बनना पड़ता है, अंगूठा मांगने से देना पड़ता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। क्या एकलव्य ने सोचा था कि द्रोणाचार्य मेरा अंगूठा क्यों मांग रहा है? इस प्रकार की शिक्षा आप इधर दोगे, उधर ये सारी शिक्षा मुक्त रहेगी, क्योंकि नई पॉलिसी में 12वीं तक ऑप्शनल मीडियम में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की अनुमति दी गई। कहाँ जाएंगे 12वीं के बाद बच्चे? हायर एजुकेशन में जाएंगे। और हायर एजुकेशन में जाने वाले क्या होंगे? शासक होंगे, प्रशासक होंगे, कारपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे, बैंक एम्प्लॉय होंगे। ये सारे वो लोग होंगे और ये लेबर बनेंगे। ऐसी समाज का विभाजन करने वाली शिक्षा नीति स्कूल स्तर पर यदि लागू होती है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। अब आइए हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी है। पहली ऑटोनॉमी तो ये है कि कॉलेज भी ऑटोनॉमस होंगे पहले स्तर पर, निचले स्तर पर। दूसरे स्तर पर स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमी होगी। तीसरे स्तर पर नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस होगी। नेशनल यूनिवर्सिटी में फोकस रिसर्च पर होगा, परंतु नेशनल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की शिक्षा शुरू रहेगी। स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में फोकस टीचिंग पर होगा, परंतु वहाँ पर भी रिसर्च रहेगा, प्रधानता टीचिंग को रहेगी। कॉलेज में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट तक टीचिंग होगा, पोस्ट ग्रेजुएट की व्यवस्था नहीं होगी। तीनों ऑटोनॉमस हो गए, तीनों को डिग्री देने का अधिकार रहेगा। क्वालिटी की बात सोचिए कि जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च को प्राथमिकता है, वहाँ का स्टाफ कैसे होगा, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसे होगी, वहाँ का एजुकेशन कैसे होगा। जिस यूनिवर्सिटी में शिक्षा को प्राथमिकता है मगर रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसे होगी। और जिस कॉलेज में रिसर्च नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन तक है, वहाँ की फैकल्टी कैसे होगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे होगा। कॉलेज में प्रवेश लिया हुआ बच्चा कहाँ जाएगा, स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया हुआ बच्चा कहाँ पहुँचेगा, और नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया हुआ बच्चा कहाँ पहुँचेगा। इसको कहते हैं ग्रेडेड इनइक्वलिटी इन हायर एजुकेशन। और उस पर तुरा ये कि आपने प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रखी है, मतलब एक और छलनी। 12वीं आंगनवाड़ी से जाने वाले तो वैसे 50% तो वैसे ही गए। बचे हुए लोगों के जो जाना ही चाहते हैं, जिद हैं, तो यदि उनको छलनी लगाई जाए तो पहला ऑप्शन उनके लिए सबसे पहला, सबसे ऊपर का ऑप्शन, भले ही वो कुछ भी कहे, पहला और अंतिम ऑप्शन कॉलेज होगा। कोई भी ऊपर की सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं होगी, ये ऑप्शन होगा। और फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात आती है। कहीं कहीं बड़े छुपे तौर पर यह कहा गया है कि सारी संस्थाएं फाइनेंशियली ऑटोनॉमस होगी। इसका मतलब है कि अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने पड़ेंगे, सरकार सारे रिसोर्सेज प्रदान करेगी, ऐसी कहीं पर भी बात नहीं है। जब ऑटोनॉमी है फाइनेंशियल, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आज भी IIT से चार्ज करती हैं। रोहित वेमुला नेशनल यूनिवर्सिटी में इसलिए गया क्योंकि स्कॉलरशिप मिलती थी, पढ़ाई का खर्च दे नहीं सकता था, और स्कॉलरशिप नहीं देने की वजह से उसके सारे स्रोत पढ़ाई के सब बंद कर दिए गए। तो सरकारी संस्थाएं में भी यदि फीस ली गई तो फिर, और प्रवेश सीमित किया गया, तो पैसे पढ़ेंगे कैसे? इसको हम कहते हैं, फिर सरकारी संस्था में फी देने की वजह प्राइवेट संस्था में क्यों नहीं जाएगा? इसको हम कहते हैं सारी जगह पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने की नीति है, और सरकार को हायर एजुकेशन से भी विड्रॉ करने की नीति का अवलंब इसमें किया गया है। प्रवेश परीक्षा कंपलसरी करना मतलब और भी आम आदमी के बच्चे उच्च शिक्षा में न जाए, इसकी पूर्व तैयारी की गई है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर रेगुलेटर्स रहेगा और सरकारी इंस्टीट्यूशन पर भी रेगुलेटर रहेगा। जो यूनिवर्सिटी कहेगी कि हम आपका पैसा लेते ही नहीं, आप हमारा क्या करना चाहते हो,
तो ऐसी स्थिति में ये जो प्राइवेट शिक्षा है, ये प्राइवेट शिक्षा जो खरीद सकता उनके लिए है, जो नहीं खरीद सकता उसमें से भी सिलेक्टिव लोग सरकारी इंस्टीट्यूशन में चाहिए। इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी हायर एजुकेशन में भी उपलब्ध नहीं होगी। यह हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी के साथ में। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग किस प्रकार की शिक्षा नीति चाहते हैं, यह भी मैं स्पष्ट कर लूँ तो हमारी बात यहाँ पर समाप्त होगी। हम कैसी शिक्षा नीति चाहते हैं? शिक्षा, सर्वस्तरीय शिक्षा, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित सर्वस्तरीय शिक्षा, यह प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध मूल हक है, इसको मान्यता देती हो। इस शिक्षा के माध्यम से प्रस्तापित करने की इसे शिक्षा के माध्यम से प्रस्तापित करने की गारंटी देती हो तथा शिक्षा यह राज्य का दायित्व है, इसे स्वीकार करते हो। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। दूसरा, लोकहित में व्यक्तिहित समाहित है, इस सिद्धांत को मानती हो तथा लोकहित को प्रधानता देती हो। धर्मनिरपेक्षता सहित संविधान को अभिप्रेत नव समाज सर्जन के लिए शिक्षा एकमात्र माध्यम है, इसे स्वीकार करती हो। ऐसी शिक्षा नीति केवल राज्य ही अमल में ला सकता है और इस शिक्षा नीति का कारण में निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है। इसीलिए निजी शिक्षा संस्थानों को एम्पावर करने वाली, उनको सक्षम करने वाली, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने वाली, एकेडमिक ऑटोनॉमी देने वाली और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने वाली और किसी भी स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति में, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण का उल्लेख नहीं करने वाली, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण का उल्लेख नहीं करने वाली शिक्षा नीति हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद।